जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट ईवीएस का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं दोस्तों, जो सी टेट 2024 में होने वाला है उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी टेट एग्जाम ऐसा है मेरे दोस्तों कि यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस पे पकड़ बना लिया तो सी टेट आसानी से क्लियर कर जाएंगे। दोस्तों, आज हमने 35 क्वेश्चन लिया है ईबीएस का। यदि आप इसमें से 30 कर लेंगे तो आपकी तैयारी सही है, अन्यथा आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसलिए आप हमारे सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। सी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान क्षेत्र दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होनी चाहिए। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थानीय कौशल, ग्राफिक कौशल। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, चित्रण कौशल। इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। तो सिफारिश की थी मेरे दोस्तों एनसीएफ 1975। डी इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है? स्थानांतरित करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, सत्य नहीं है। जो गलत है उसी को पूछा है। बांध के संबंध में, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यही गलत है और यही सही होगा मेरे दोस्तों ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जल वाष्प, उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी,
तीनों ही सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न दोस्तों, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली है, मतलब कम है मेरे दोस्तों। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है, इसलिए भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता, इसीलिए प्रभावित नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका SO2 होगा मेरे दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, बी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, कातकीय राजवंश, पल्लव राजवंश। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, कातकीय राजवंश, इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि बताना है दोस्तों। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों द्रव्यमान अदिश राशि है। 12वां प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। इसमें से प्रकाश एकदम न जा सके मेरे दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? प्रश्न है दोस्तों कि यदि चंद्रमा पर भार 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 किलोग्राम। 6 गुना होता है चंद्रमा पे वस्तु के भार का। पृथ्वी पर जब आती है वस्तु तो वह 6 गुना हो जाती है, तो 60 किलोग्राम इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सतह क्षेत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? कक्षा में बहस योजना कराना चाहिए, समूह चर्चा होना चाहिए, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, क्योंकि दोस्तों बच्चा खुद से करेगा तो उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उसके पड़ोस में लोग पीड़ित थे। पाठ पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? गलत बताना है दोस्तों। तो प्रश्न देख लिया हम लोगों ने, अब चारों ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न यह रहा दोस्तों और ऑप्शन यह रहा।
तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे लोग क्या थे, पीड़ित थे। यही इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न काफी बड़ा है तो पहले प्रश्न समझते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलू पर चर्चा और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा ली। एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग भी एक बार इस प्रश्न को देख लें। प्रश्न यही है दोस्तों, यह रहा प्रश्न। देखिए, इसको देखने के बाद फिर से हम दोस्तों ऑप्शन पे चलेंगे। देख लिया होगा आप लोगों ने प्रश्न। अब आइए चलते हैं ऑप्शन पे। 4 ऑप्शन यह रहे। ये हाँ, अब सही है दोस्तों। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होगा, अनुभवात्मक दृष्टिकोण होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण होगा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। इसका सही हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। इसका सही होगा दोस्तों, अन्वेषण दृष्टिकोण बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। शिक्षण अधिगम को कक्षा से बाहर जोड़ना है दोस्तों। तो इसका क्या तात्पर्य होगा? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। ये बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता और माँ उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की भाषा गलत है, रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह से सिखाना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसका सही हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, डी उपर्युक्त सभी। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी।
उपर्युक्त सभी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपर्युक्त सभी। तो यह यदि दोस्तों एकीकृत होगा, समावेशी होगा और विषयगत होगा तो यह अवश्य ही बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, इसलिए डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईबीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि एक अवैध कार्य है। यह दोस्तों एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। कि इसका उपयोग है मेरे दोस्तों कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यालयों में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है? मिड डे मील जो दिया जाता है मेरे दोस्तों विद्यालय में, उसके लिए कौन सा कथन प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालयों में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईबीएस पाठ्य पुस्तक को आधा कम करने की जरूरत है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बिल्कुल सही होगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाला का पूरा रूप क्या है? बताइए दोस्तों, बाला का पूरा रूप क्या होगा? तो इसका है दोस्तों सी, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। सी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक का स्पष्टीकरण है। विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, रूढ़िबद्ध धारणा है यह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 35 ग्राम प्रति मिली घनत्व और
3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी 45 ग्राम इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, पहले प्रश्न देख लेते हैं। हम सभी पुराने को देखते हैं, जो पुराने कुएं को देखते हैं दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इनमें काफी पानी था, परंतु यह पानी पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से सूखने से संबंधित यह सही कारण को चुनिए। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन यह चारों रहे। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों को जमीन व कोलतार सीमेंट से ढक दिया गया है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका बताइए दोस्तों, एक बार प्रश्न को फिर देख लें कि जो पुराने कुएं थे अब सूख गए हैं। हमारे बड़े बताते हैं कि आज से 25-30 साल पहले इनमें काफी पानी रहता था, लेकिन अब नहीं है। इसके सूखने का सही कारण क्या है? कूट का प्रयोग करना है मेरे दोस्तों। तो आइए पहले अब ऑप्शन को देख लो। इन ऑप्शन में से बताइए इसमें से सही कौन है। अब देखते हैं कूट। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, ए, बी और डी बिल्कुल सही होगा इसका। मतलब सी वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। यदि सी वाला गलत है तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसलिए सी इसका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें ऑप्शन को। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, यही गलत है। बाकी सभी सही होगा, इसलिए इसका सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए इस मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में नहीं रखा गया। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वह कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो यह पाया जाता है मेरे दोस्तों अबू धाबी में। ए बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि। बच्चों में परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। डी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और आप बताइएगा कि 35 में से आपके कितने सही हुए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? 3 उप थीम है मेरे दोस्तों, मुख्य थीम है और एक नहीं है, उसी को बताना है। आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, डी कह रहा है भोजन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, काम और खेल मुख्य थीम नहीं है, बाकी सभी मुख्य थीमें हैं दोस्तों। और यह हमारा सेशन
कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने डेली सी टेट की प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और यदि आप प्रैक्टिस पे पकड़ बना लेते हैं, प्रैक्टिस में स्कोर ज़्यादा होने लगते हैं, तो आप आसानी से सी टेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।